नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नया और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। देखिए ऑलरेडी हम आपके लिए अभी प्रतिदिन एग्जाम को देखते हुए कुछ ना कुछ एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी दौरान जो हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, जो तैयारी चल रहा है क्लास 12 के बोर्ड के लिए, मतलब कि ज्यादातर अभी फोकस हमारा क्लास 12 के बोर्ड के ऊपर ही है। ये सीरीज एक बार खत्म हो जाता है, इसके बाद फिर मैं दूसरे क्लास के वीडियोस भी लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि पहले मैंने आपको नोट्स करवाया था पॉलिटिकल साइंस का, इसके बाद मैंने आपको वन शॉट करवाया है, इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया है, इसके बाद एमसीक्यू के सीरीज भी लेके आया हूँ। और अब जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा कसर रह गया है वो है आपके कार्टून वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम में। तो कार्टून को लेके भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास, और मैप को लेके भी कई सारे कमेंट्स आ ही रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो में तो मैं मतलब पूर्ण रूप से सभी महत्वपूर्ण कार्टून को करने वाला हूँ। सभी पहले कार्टून को कर लेते हैं, कार्टून के बाद हम फिर से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम मैप के ऊपर काम करेंगे। और आशा करता हूं बच्चों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर बच्चों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों का प्यार मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप सबका भरपूर प्यार मिले, ताकि मैं भी आगे की तरफ ग्रो करूं और चैनल भी आगे की तरफ ग्रो करे। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ताकि आगे भी फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं सभी महत्वपूर्ण कार्टून्स के बारे में जो आपके क्लास 12 के बोर्ड में पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। वन शॉर्ट वीडियो होगा, एक ही बार इसको समाप्त करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून हैं सभी को एक ही साथ लेके चलेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है ही, और नीचे में आपको ऑल कार्टून दिख ही रहा होगा। तो आज के इस वीडियोस में थंबनेल से भी लोगों को पता चल ही जाता है कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो आज के इस पूरे वीडियोस में हम सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के दोनों बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, इसमें जितने भी कार्टून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम की तरफ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है, कह रहा है कार्टून आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न कार्टून आधारित प्रश्न आपका यही है। ये इमेज आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, इमेज साफ दिख रहा होगा। और इसमें हम ऐसे ही हमारे पास कार्टून के सारे प्रश्न आएंगे। ध्यान से समझिएगा, जो भी कार्टून के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड में, वो सभी कार्टून के प्रश्न में कार्टून दिखा के आपको 3 क्वेश्चन का जवाब पूछेगा। और इसके 4 नंबर आपको, अगर सही सारे उत्तर कर लेते हो तो 4 नंबर आपको प्राप्त भी होंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे कार्टून दिख रहा है, मैं वैसे बच्चों के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ जिन्होंने अभी तक कार्टून के क्वेश्चन को नहीं किया है। चित्र के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको नहीं किया है, तो उनके लिए खास लेसन है कि आपको ऐसे, मतलब आज तो आपको बहुत सारे कार्टून देखने को मिलेंगे। इन बहुत सारे कार्टून में कुछ कलरफुल होंगे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, कुछ बिल्कुल कार्टूनी किस्म का होगा। कार्टून के प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही 3 प्रश्न नीचे दिए रहेंगे, जैसे कि इस कार्टून को देख लीजिए। पहला प्रश्न है और इसमें कह रहा है, पहला, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है। मतलब अब आपको इस कार्टून में जो ये दीवार दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको दीवार दिख रहा है, यह दीवार किस देश से संबंधित है। मैं आज आपको कार्टून के प्रश्न तो करवा रहा हूं, साथ ही साथ ये भी बता दूं, यदि आप सही तरीके से आज के इस पूरे वीडियोस को देख लेते हो और आपको समझ में आ जाता है, और नहीं समझ में आता है तो इसके लिए एक रामबाण दवाई तो मैं आपको दे ही रखा हूं। आपको कमेंट करो ना, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, ऐसा सिंगल कमेंट आपको नहीं मिलेगा जिसका जवाब मैंने नहीं दिया। हर कमेंट का जवाब दिया है। भले ही कुछ कमेंट के मैंने इमोजी के रूप में ही दिया है, क्योंकि अब प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अब हंस के ही बताना पड़ता है, या फिर थैंक यू, या फिर वेलकम, या मोस्ट वेलकम, तो यही सब लेकिन जवाब मैंने सबको दिया है। अगर कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब भी मैंने दिया है, आपने कमेंट में जरूर देखा होगा। तो यदि कोई समस्या आती है तो मैं तो बैठा ही हूं, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अभी हम प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कार्टून आधारित। अब इस कार्टून को देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न में हमारा कहता है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है। ये जो कार्टून में आपको दीवार दिख रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब ये दीवार जो है ये किस देश से संबंधित है। और कार्टून का प्रश्न इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप पूछो ही मत। आपको
चित्र में देख के ही तो बताना है, आपको चित्र को ही देख के तो प्रश्न के उत्तर देने हैं और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तो आपको चित्र में ही मिल जाएंगे। अब दीवार दीवार की बात आ गई, अरे तो भाई दीवार थी कहाँ, बर्लिन का ही दीवार तो था, जर्मनी में शीत युद्ध का गुनाहगार सबूत। तो हमें पता है जैसे, वैसे आपको भी पता होगा यदि आपने सारे वीडियोस को पहले वाले को देखा है तो। यदि आपने पोर्टल साइंस के वन शॉट वीडियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने नोट्स पढ़ाया है, मैंने बुक पढ़ाया है, मैंने एमसीक्यू पढ़ाया है, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। अब वही बात है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो यहाँ पे आपको बस देखना है। और देखिए इस थंबनेल में मैंने खास एक रूल भी दिया है, अब की बार 90 पार। तो 90 तो पोर्टल साइंस में बनता है भाई, जितना आपको मैंने पढ़ाया है इस हिसाब से तो आपका 90 क्या 95 प्लस होना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा आशा नहीं करता हूँ, चलो ठीक है, आशा करना मेरी इच्छा है, मैं करूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर 90 मेरी इच्छा है तो बच्चे तो 95 ले ही आएंगे, 98 ले ही आएंगे। देखते हैं, जिन बच्चों के आएंगे वो कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि उपरोक्त मतलब ये भी जो चित्र है इसमें जो दीवार है वो किस देश से संबंधित है, पहला प्रश्न है। दूसरा है, यह दीवार किस बात का प्रतीक था। यह दीवार जो जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार खींची गई थी, बनाई गई थी, ये किस बात का प्रतीक था, किस बात का साक्षी था, किस बात की जवाब देता था ये दीवार। इसके अलावा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किन दो देशों के बीच में हुआ था और शीत युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी है, यही बताना है। अब आपको इस प्रश्न को कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को कैसे करना है। ये रहा हमारा कार्टून, ये रहा हमारा चित्र, ये रहा हमारा दीवार, और दीवार के बारे में मैंने बताया है कि दीवार तो था बर्लिन का दीवार। मतलब उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है। पहले तो हम आपको ये नहीं पूछा है दीवार का नाम क्या है, फिर भी मैं बता रहा हूं, बर्लिन का दीवार कहां था, जर्मनी में था, जर्मनी में बर्लिन का दीवार था। यह दीवार किस बात का प्रतीक था, ये दिया हुआ है जवाब ना, अगले क्वेश्चन में जवाब दिया है, शीत युद्ध का प्रतीक था, है ना जवाब। मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन में ही आंसर मिलेंगे, ध्यान से समझना है, बड़े ही प्यार से, माइंड को बिल्कुल कंट्रोल। मतलब ये फेसबुक वाला लॉन्ग लिफाफा छोड़ के, इंस्टाग्राम वाला लॉन्ग लिफाफा छोड़ के, एटिंग चैटिंग छोड़ के, एग्जाम है, एग्जाम पे ही ध्यान देना है, रील्स नहीं बनाने हैं, चैटिंग नहीं करना है, दोस्तों को मेंशन नहीं करना है इंस्टाग्राम पे, रील्स को बना के अपलोड नहीं करना है, व्यू नहीं लेना, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम करना है। और खासकर लड़कियों के लिए स्पेशल है कि आप लोग अभी फिलहाल थोड़ा इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए और एग्जाम पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न का जवाब मैंने आपको बता दिया, किस देश से संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। दीवार का नाम बर्लिन का दीवार, यह दीवार किस बात का प्रतीक है, अगले प्रश्न में ही है, शीत युद्ध का प्रतीक है। अब आपसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध से क्या समझते हैं, कोल्ड वार क्या था। देखिए कोल्ड वार के बारे में मैंने तो एक लंबा चौड़ा चिट्ठा बना रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच की युद्ध थी। और कोल्ड वार क्या होता है, कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध का मतलब ये नहीं है कि हम गोली चला दिए, परमाणु बम मार दिए, लेकिन ऐसी स्थिति बनी रहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी मिसाइल डग 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 चल सकता है, कभी भी गोलियां चल सकती है, कभी भी लड़ाइयां हो सकती है, कभी भी सेना आक्रमण कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनी रहती है, जुबानों का नोक झोंक चलता रहता है, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गर्मा गया है मौसम, अब तो युद्ध होगा, अब लड़ाइयां होगी, लेकिन होता नहीं है। वो शीत युद्ध था। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन आपको लिखना कैसे, तो लिखने के लिए आपको चलता हूं अगले स्लाइड में लेके चलता हूं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले का जवाब है जर्मनी। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पहले वाला क्वेश्चन को आप देखो तो उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है, तो उत्तर में आपको क्या लिखना है, जर्मनी। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर पिछले प्रश्न की तरफ देखें, यह दीवार किस बात का प्रतीक था, तो यह दीवार किस बात का प्रतीक था, यह दीवार बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक था। मैंने आपको बताया ना कि तीसरे में ही इसका उत्तर है, शीत युद्ध है ना यहाँ पे। और तीसरा प्रश्न हमारा था, तीसरे प्रश्न में क्या कहता है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, मतलब दो महाशक्तियों के बीच विचारों
और विचारधाराओं की लड़ाई जो थी शीत युद्ध का इसको नाम दिया गया। ये दो शक्तियां जो आपस में लड़ रही थी, विचारों पे लड़ रही थी, विचारधाराओं पे लड़ रही थी, जुबान से लग रहा था कि मिसाइलें दाग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, परमाणु बम छोड़ रहे हैं। तो ये शीत युद्ध का नाम इसी को दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1991 तक यहां माहौल बना रहा। देखिए द्वितीय विश्व 1991 के जिक्र अगर जब भी आता है तो आपको पता है कि इस समय क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, एक महाशक्ति जो थी वो खत्म हो गई। तो इसी कारण से यहाँ पे शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी। तो ये आपको तीनों आंसर भी मैंने इसमें संलग्न कर दिया है। आप चाहो तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लो, कार्टून को देख लो, बुक को खंगाल लो, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ये सारे प्रश्न करने हैं। आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम में कोई मरम्मत नहीं चाहिए कि ये नहीं आ रहा था, वो नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि जो एग्जाम में बाहर से पूछ ले। एग्जाम में पूछने के लिए कुछ छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, पहला प्रश्न तो आपका हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा कार्टून आ गया हमारे पास। पहले कार्टून को हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा कार्टून कहता है नीचे दर्शाए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए। मतलब आपके पास जो कार्टून है इसका अध्ययन करना है एवं कार्टून पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। हमारे पास अब दूसरा कार्टून आ गया। पहला कार्टून हमने ओके कर लिया। अब इस कार्टून में एक साइकिल की तस्वीर दिखाई गई है। साइकिल के हैंड मतलब कि जो स्टैंड होता है, आगे वाला लोहा जो होता है, उस पे चीन लिखा हुआ है। और अब इस आधार पे हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। साइकिल दिख गया, चीन दिख गया, कार्टून दिख गया, अब इसके आधार पे हमें जवाब देना है। तो पहला प्रश्न हमारा कहता है दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया, चीन लिखा हुआ है। तो चीन एक देश है और चीन के ही अर्थव्यवस्था को यह साइकिल जो है वो दर्शा रहा है। अब पूछो क्यों? तो यहाँ पे ये साइन देख लो, ये साइन देख लो, ऊपर चीन देख लो, इधर पैसे का, डॉलर वगैरह का जो निशान है, ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, पैसा, पूंजी इत्यादियों को दर्शाता है। तो जो पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, याद रखिएगा यह साइकिल जो है वो चीन के अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। चीन एक देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसी के अर्थव्यवस्था को यह साइकिल दर्शाता है। दूसरे नंबर पे हमारा प्रश्न कहता है 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद समाप्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका तो जवाब है ही नहीं, कहां, दूसरे देश का तो नाम दिया ही नहीं है। कैसे नहीं दिया? दिया है, इसी कार्टून में है। ये चाइना, ये अमेरिका का डॉलर, तो किसके साथ एकांतवास तोड़ेगा? अमेरिका के साथ। चीन एकांतवास में था, किसी के साथ कोई व्यापार नहीं, किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, किसी के साथ कोई मतलब नहीं। पहले अपने आप में जितने जो इसकी पारंपरिक तरीके से खेती करने का तरीका था उससे वो खेती करता था, उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन 1972 में 1972 में चीन ने ये एकांतवास को तोड़ा और एक नए देश के साथ संबंध बनाया। अब वो देश कौन है? देश डॉलर वाला है। कहां चलता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर आप लिखेंगे कि अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया और अमेरिका के साथ इसने दोस्ती बढ़ाई। अब हम आपको इसके उत्तर की तरफ लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो भी प्रश्न आपको बता रहा हूं इसके उत्तर भी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूं, ताकि जरूरत पड़े तो आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो पहले प्रश्न हमारे पास क्या था कि दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है? इसके उत्तर में मैंने क्या बताया? चीन की अर्थव्यवस्था। इससे पहले वाला प्रश्न क्या कहता है? 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया? तो इसी साइकिल में उसका जवाब है और मैंने आपको जवाब पहले ही बता दिया, वो है अमेरिका। तो यहां पे आपने दो बड़े ही महत्वपूर्ण कार्टून वाले प्रश्नों को समझ लिया। साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, कोई दिक्कत, देखो बीच में आज तक मैंने कभी टोटल वीडियो में देख लो जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, कभी बीच में ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दिस दैट फलाना ढिकाना करने का ये अपना काम नहीं है। या तो मैं शुरू में बोल दूंगा या फिर अंत में बोलूंगा। पढ़ाई के बीच में ये मतलब मुझे याद ही नहीं रहता है।
सही बात है। मुझे कई लोगों ने बोला बीच में, बोलो भाई बच्चे देखेंगे, वो तो पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। आप पढ़ाते ऐसे हो कि वो मगन हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो अब क्या है कि ऐसे में अब आपको मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं, तो यार ध्यान में रखना भाई, अपना वो कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो अपना देख लेना, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके हो गए, 2 कार्टून वाले प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आपको तीसरे प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। अब तीसरा कार्टून आधारित प्रश्न है हमारा। ये कह रहा है नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए। मतलब फिर से हमारे पास एक कार्टून है, इसका अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। मतलब इस कार्टून से रिलेटेड आपके फिर से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन तीनों प्रश्नों के लिए देखिए 1, 2 और 2 4 नंबर आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। अगर यही प्रश्न एग्जाम्पल के लिए अगर सेम प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इन्हीं प्रश्नों के जवाब यदि आप सही तरीके से देते हैं तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पूछ रहा है नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए। इस कार्टून को आप सही तरीके से देखो, समझो क्या है। लिखा हुआ है कुछ राजा पक्षी, एक तरफ शेर है, इस तरफ बाघ है, बीच में एक डंडे पे दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों को संभाल के चलने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है। अब यह हमारा कार्टून है, अब ये कार्टून किस देश से संबंध रखता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, एक तरफ हमारा शेर है, एक तरफ बाघ है, बीच में डंडे पे लिए एक व्यक्ति है, यहाँ पे राजा पक्षी नाम दिया हुआ है। तो अब इस आधार पे आपको इसका जवाब देना है। उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है। तो अब ये कार्टून कहां का हो सकता है। अब देखो, एक तरफ सिंगली लोग, एक तरफ वहां के तमिल समुदाय, राजा पक्षे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बैलेंस कर रहे हैं दोनों समुदायों के। कहां हुआ था ये, श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका के अंदर की कहानी चल रही है। यहाँ पे राजा पक्षे के नाम सुनते ही याद रख लेना, श्रीलंका में चल रहा है कहानी। दोनों को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो युद्ध छिड़ा हुआ था, तमिल और सिंगली समुदाय के लोगों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था, तो इसको बैलेंस कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न है उपरोक्त कार्टून किस देश से संबंधित है। उपरोक्त कार्टून श्रीलंका से संबंधित है। मैं आपको इसके उत्तर को भी दिखा देता हूं, ये देखिए श्रीलंका, पहले का उत्तर श्रीलंका होगा। दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लिखा हुआ है राजा पक्षे, दिए गए चित्र में दिखाया गया व्यक्ति कौन है। अरे व्यक्ति के पेट पे ही तो लिखा हुआ है, नाम पढ़ लो, टेप दो, हो जाएगा, आसान है। कार्टून वाले प्रश्न बहुत ज्यादा टफ नहीं है। राजा पक्षे याद रखिएगा, राजा पक्षे वो व्यक्ति थे जो उस समय के वहां के सुप्रीमो भी थे। आप कह सकते हैं वजीर आजम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई बार रहे, लंबे समय तक इन्होंने वहां का शासन सत्ता संभाला है। इसके बावजूद इन्होंने तमिल और सिंगली समुदाय के बीच में होने वाले झड़प हिंसा को बैलेंस करने के लिए भी बहुत कुछ किया। हालांकि बैलेंस नहीं हुआ वो बात अलग है। तो दिए गए चित्र में दिखाया गया व्यक्ति कौन है, राजा पक्षे। अब हमारा तीसरा प्रश्न कहता है दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है और सिंह किस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ है ना बाघ, एक तरफ है ना सिंह। तो अब यही है हमारा क्वेश्चन कि बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, सिंगली समुदाय का, एक कर रहा है तमिल समुदाय का, क्योंकि दो ही समुदाय के बीच में तो युद्ध था, एक सिंगली समुदाय का और दूसरा तमिल समुदाय का। एक सिंगली दूसरा तमिल, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई था। इन्हीं दोनों समुदाय को यह एक प्रकार से दिखा रहा है, मतलब अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये तीसरे कार्टून का जवाब भी आपने देख लिया। यहाँ पे तीसरे कार्टून में पहला तो श्रीलंका था, दूसरा राजा पक्षे था, तीसरा सिंगली और तमिल था। अब हम चौथे कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। अगला कार्टून हमारा कहता है, कार्टून आधारित प्रश्न है, अगर बाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो दाएं हाथ से समझाई जाएगी। बढ़िया है, देखिए इनका मतलब बात करने का तरीका। अब देखिए बाएं हाथ में क्या है, देखिए अब यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, लेकिन अगर इधर से देखिए तो ये यही कह रहे हैं कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे, मतलब कि शांति, ये क्या है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, अगर इनके हाथ से बात नहीं समझोगे
तो इनके हाथ से समझा देंगे। क्या लिखा हुआ है? WAR, वार मतलब युद्ध। अब देखिए, अब ये कार्टून तो आपने देख लिया। अब इस कार्टून को देखने के बाद अब आपके पास फिर से 3 प्रश्न है और इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इस कार्टून को देखने के बाद सबसे पहले प्रश्न को देखिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? प्रस्तुत कार्टून में मतलब जो कार्टून आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसका डायग्राम आपके सामने है, इसमें दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? तो कौन से देश को इंगित कर सकता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका को इंगित कर सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंगित कर सकता है। इसके पहले प्रश्न के उत्तर में लिखा भी हुआ है कि चित्र में खड़ा व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब यह व्यक्ति कह रहा है एक हाथ में यूनाइटेड नेशन और दूसरे हाथ में वार है। इससे समझ जाओ, नहीं तो इससे समझा देंगे। मतलब शांति से मान जाओ, नहीं तो फिर युद्ध तो हम कर ही लेंगे तुमसे। तो पहले का तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका ले लो, क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्ति प्रतिनिधित्व करके बता रहे हैं। दूसरा है, कार्टून में दिखाई व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है? अब यहां से आप कंफर्म कर लो कि आपका दायां और आपका बायां कौन सा है। मेरा दायां मेरा बायां कौन सा है? तो एक तरफ तो चलो यूनाइटेड नेशन है, दूसरी तरफ वार है। तो दूसरा प्रश्न हमारा का जवाब यही है कि इस व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह और बाएं हाथ में युद्ध की संभावना लिए परिस्थिति है। मतलब एक हाथ में यूनाइटेड नेशन को लेके खड़ा है और दूसरे हाथ में कह रहा है कि वार भी है। या तो इससे समझो या फिर हम इससे समझा देंगे। मतलब या तो हमारे नियम कानूनों को मान लो या फिर हम वार करेंगे, युद्ध करेंगे और युद्ध के माध्यम से फिर समझाया जाएगा। अब इसी में हमारे पास तीसरा प्रश्न है, आम सभा के कोई 2 कार्य बताइए। आम सभा, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन में आम सभा वगैरह होता है, इसके कोई 2 कार्यों को बताना है। देखिए, तीसरे प्रश्न का जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 2 कार्य निम्न है। पहला क्या है? यह सभी 193 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यूनाइटेड नेशन 195 कंट्रीज, शुरुआत से चिल्लाते आ रहा हूं, 195 कंट्रीज में 193 देश हैं जिसका प्रतिनिधित्व यह कर रहा है। तो यह सभी 193 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये इसके कार्य हैं। दूसरा है मुख्य निर्णय, जो भी निर्णय आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसमें 2/3 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। मतलब बहुमत वाली पद्धति है कि जितने लोग हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग उस बात के लिए अगर सहमत होते हैं, तब उन स्थितियों पर बहुमत से कोई फैसला लिया जाता है। तो ये कार्टून भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कार्टून आपका महत्वपूर्ण रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी कार्टून मैं आपको बता रहा हूं, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज में बताया था, एग्जाम के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं और कितने क्वेश्चन उस क्वेश्चन के अंदर से आए हैं और कितने बाहर से आए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना है। जितने भी कार्टून मैं आपको अभी बता रहा हूं, इन सभी कार्टून से ही आपके कार्टून के प्रश्न फाइनल बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सही तरीकों से पढ़ना है आपको, तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तभी मेरा पढ़ाया हुआ और आपका पढ़ना सार्थक होगा। कोई ये नहीं देखता है कि आपने कितना पढ़ा, कोई ये नहीं देखता मैंने कितना पढ़ाया, रिजल्ट बताता है। आपके पेरेंट्स, पड़ोसी, दोस्त जो भी होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। आपने नहीं पढ़ा, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका रिजल्ट अगर अच्छा है, इसका मतलब है आपने पढ़ा है, दुनिया के नजर में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्टून जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसे आप सही तरीके से समझ लें। अब हम अगले कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। अगला कार्टून हमारा कहता है, कार्टून आधारित प्रश्न ये भी है। ये रहा आपका कार्टून और कार्टून के नीचे हमेशा की तरह 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं और इन 3 प्रश्नों में पहले तो आपको कार्टून को देख लेना है। पहले आपको कार्टून, जब भी आप कार्टून के प्रश्नों को करेंगे तो सबसे पहले सही तरीके से आप कार्टून वाले चित्र को देखेंगे, उसमें लिखी हुई चीजों को देखेंगे, उसके अंदर के द्वारा बताए गए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यह चित्र है, इधर एक व्यक्ति है, यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ लिखा हुआ है आतंकवाद। अब इन चीजों को समझो कि ये क्या है। पहला प्रश्न हमारा कहता है, उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया? उपरोक्त कार्टून में, जो कार्टून यहाँ पे है, इसमें सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया, सुरक्षा के किन खतरों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, खतरा तो दोनों चीज आपको सामने में दिख रहा है। एक तो प्राकृतिक आपदा ही है,
दूसरा आतंकवाद जैसी गतिविधियां, और ये दोनों कहीं ना कहीं सुरक्षा के खतरों में ही तो है। तो यहाँ पे हम इसके उत्तर की तरफ आपको लेके चलते हैं। उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के नए खतरों को दर्शाया गया है, मतलब जिस खतरे के लिए लोग तैयार नहीं थे उस खतरों के बारे में बताया गया है। तो पहले का तो उत्तर हो गया। दूसरा कहता है सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। अगर ऐसे खतरे आते हैं तो किस प्रकार से निपटोगे, तो सहयोग मूलक सुरक्षा के तरीके अपनाकर इन खतरों से निपटा जा सकता है। जब हम एक दूसरों के साथ खड़े रहेंगे, सहयोग करेंगे। अगर प्राकृतिक आपदा की बात कर ले, भूकंप आ गया, बारिश आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, ऐसे में यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा, दूसरों की मदद करेगा, दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करेगा, तो इस प्रकार की आपदा को सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। तो इन खतरों से आप ऐसे निपट सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के प्रमुख खतरे कौन कौन से। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी पढ़ाया है, नोट्स में भी पढ़ाया है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में आपको देखना है कि सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में प्रमुख खतरे कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से खतरे हैं? सैन्य हमला है, अलगाववाद है, कानून व्यवस्था इत्यादि जो है वो सभी सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा के प्रमुख खतरों के रूप में जाना जाता है। तो ये रहा आपका कार्टून, ये इसके अंदर लिखा हुआ है आतंकवाद, एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं। प्रश्न नंबर 1 मैं फिर से समझा देता हूं, कहता है उपरोक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया है। नए खतरों को दर्शाया गया है, प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है, आतंकवाद को दर्शाया गया है। दूसरा प्रश्न कहता है सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। सुरक्षा के इस नए खतरों से या आतंकवाद से या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमेशा हमें सहयोगात्मक तरीकों का उपयोग करना है, एक दूसरों के साथ मिल के रहना है, एक दूसरों के साथ अगर आपस में खड़े रहेंगे, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, सूखा हो, बाढ़ हो, ऐसी स्थिति में यदि हम व्यक्ति के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं तो ये समस्याओं को कम किया जा सकता है। तीसरा हमारा है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा के प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। तो देखिए सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणा में मैंने आपको अलगाववाद बताया है, सैन्य हमला बताया है, कानून व्यवस्था इत्यादि बताया है, जो महत्वपूर्ण है इसे आपको याद रखना है। अब हम आगे के स्लाइड में अगले कार्टून को देखते हैं। हमारे कई सारे कार्टून जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। अगला प्रश्न हमारा है कार्टून आधारित प्रश्न। नीचे दर्शाए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए एवं इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके बदले आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले आपको इस कार्टून को देखना है, इस कार्टून को देख लो। इस कार्टून में एक बॉटल टाइप का बताया गया है, ऊपर H2O लिखा हुआ है, नीचे पानी थोड़ी सी है इसमें दर्शाई गई है और बहुत सारा भूखंड मतलब भूमंडल, जमीन, अर्थ, पृथ्वी जो कहना है कि ये वो दिखाया गया है। अब आपको इस कार्टून को देख लिया, इस कार्टून को समझ लिया, ऊपर H2O को समझ लिया, नीचे के पानी को समझ लिया। अब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है। तो सब कुछ तो है ही है भाई, सब कुछ तो भरा हुआ ही है, कमी तो पानी का है। देखिए पानी एकदम पेंदी में है तो पानी की कमी हुई ना। तो पृथ्वी में अगर आपसे पूछा जाए किस संसाधन की कमी है तो विश्व में स्वच्छ पानी की कमी हो रही है ना, पानी की कमी। क्योंकि यहाँ पे पेंदी में थोड़ा स्वच्छ पानी है कहाँ, अरे दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, बिहार तक की बात कर रहे हैं, पानी कहीं नहीं है स्वच्छ, बीमारी का घर है। ये सब करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, हम ही सब है, हम ही सब किए हैं। अब हम सब किए हैं तो हम सब भोगेंगे ना भाई, बीमारी हमको ना होगा तो किसको होगा। गंदा कौन फैलाए, हम ना फैलाए हैं, तो गंदा हम फैलाए हैं तो भोगना भी तो हम ही को पड़ेगा। ग्राउंड लेवल वाटर नीचे जा रहा है, प्रदूषण ऊपर आ रहा है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, बारिश हो नहीं रही है, दिन प्रतिदिन जमीन सूखता जा रहा है, कहीं पे इतना पानी है कि जमीन बर्बाद हो रहा है, कहीं पे इतना कम पानी है फिर भी जमीन बर्बाद हो रहा है। खेती का कोई बैलेंस वाला चीज नहीं है, पहले बैलेंस होता था कि ये साइकिल है,
रेनी सीजन है, वर्षा वाला, बारिश होगा। अभी पता चलता है कि ठंडा का मौसम है, बारिश होने लगा। अरे बेटा क्या है, यही अनबैलेंस है, वातावरण का असंतुलन है, और इस असंतुलन के कारण ये पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हम जितने प्रकार के जहर का, उर्वरक का उपयोग खेती में करते हैं, सब पानी के माध्यम से जमीन में, फिर वो पंप के माध्यम से ऊपर, फिर वो नलका के माध्यम से पेट के अंदर बीमारी, कैंसर, किडनी में स्टोन, बच्चा बच्चा को किडनी में स्टोन हो रहा है। क्या है, पहले तो नहीं होता था। तो जिस प्रकार से हम वातावरण को लेके चल रहे हैं, उस प्रकार की दुर्दशा को हम देख रहे हैं। तो पृथ्वी में किस संसाधन की कमी हो रही है? तो पृथ्वी में जल की कमी हो रही है। स्वच्छ जल का बहुत कमी है, शुद्ध योग्य पीने लायक पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है? पानी ही है, पानी को ही साझा संसाधन भी माना जाता है। देखिए, पानी एक साझा संसाधन है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, हमेशा याद रखिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर आगे संलग्न है। यदि आपको नोट करना है तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो और इसे याद करो, बहुत जरूरी है। पानी एक साझा संसाधन है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ एवं किन कारणों से पेयजल की कमी हो रही है? देखिए, ये प्रश्न हमने आपको एमसीक्यू में भी पढ़ाया, मतलब इंपॉर्टेंट है। किन दो देशों के बीच में? तो मैंने आपको जब ये पढ़ा रहा था एमसीक्यू में, तो बताया था कि इजराइल और जॉर्डन में हिंसक झड़प हुआ पानी को लेके, साथ ही साथ सीरिया भी है। अब हो क्यों रहा है, ये पानी की कमी क्यों हो रही है? पहले तो नहीं था, पहले तो सबको भरपूर पानी मिलता था, सब पानी का, स्वच्छ पानी का, आज फिल्टर आरओ केंट का भी जरूरत नहीं होता था। और ये बड़े बड़े लोग जो हैं भाई, मतलब विस्फोटक लोग सब, वो ब्लैक वाटर बोतल क्या क्या लेके चलते हैं। अरे भैया, हमारा तो पानी किसी भी बोतल में डाल दो, बोतल ब्लैक हो जाएगा, ऐसा शुद्ध पानी हमारे यहाँ आता है। दिल्ली में यमुना जी का पानी देखिए, हालांकि वो बीजेपी बहुत वादा वादा किया है इस बार, अब देखना है कि होता है कुछ, कि बस यही वादा पे तो 10 साल ऐसे भी गुजर गए, 5 साल और सही। अरे जनता है, बेवकूफ है, अगला बार फिर बनाया जाएगा, फिर से बोतल नोट दिया जाएगा, फिर से वोट छापा जाएगा, होता रहता है। डेमोक्रेसी है, कुछ लूप होल भी है हमारे डेमोक्रेसी में, तो थोड़ी सी यही जो होल है ना, छोटा छोटा, इसी का फायदा नेताजी सब उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखना है कि जनसंख्या के कारण, बहुत जनसंख्या भी बढ़ रही है, एक एक आदमी यहाँ या बच्चा बच्चा पैदा किए जा रहा है। तो पृथ्वी थोड़ी ना बढ़ रही है, जमीन थोड़ी ना बढ़ रहा है, वातावरण थोड़ी ना बढ़ रहा है, पहाड़ थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, सब तो उतना ही है। बढ़ रहा है तो परिवार, बढ़ रहा है तो जनसंख्या, बढ़ रहे हैं तो बच्चे, जिसके कारण इन सभी चीजों का कमी हो रहा है। जलवायु परिवर्तन घटना, भूजल स्तर आदि, ये सब जो है वो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, ये दोनों पी वाला जो शब्द है ना, बड़ा खतरनाक है। पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ा तो पॉल्यूशन बढ़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की भी, मतलब कि टोटल आपको समझ में आ गया होगा इस कार्टून से रिलेटेड, कि इस कार्टून में जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, वो तीनों प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अब हम अगले कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कार्टून आधारित प्रश्न है। अब ये भी देखिए, जितने सारे कार्टून मैंने अभी आपको बताए वो सारे इंपोर्टेंट है। अब हमारा जो कार्टून है थोड़ा सा विचित्र तरह का है। अब इसमें आपको कई सारी चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पे बंदूक वाले भी दिख रहे हैं, बम वाले भी दिख रहे हैं, कुछ नंगे भूखे लोग भी घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली सामानें भी दिख रही है। तो ये सारे आधार के हिसाब से अब हमें फिर से 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है? तो यहाँ पे आपको विविधता दिख रही है, अलग अलग चीजें दिख रही है, जैसे कि कहीं पे लोग खेल रहे हैं, कहीं पे सेना है, कहीं पे लोग किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ वायरलेस है, एरोप्लेन है, कुछ लोग यहाँ पे, मतलब विचित्र तरीके की चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब विविधता है। और विविधता हमेशा संस्कृति को दर्शाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए उपरोक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है, तो इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांस्कृतिक प्रभाव। मतलब अलग अलग चीजें जो हैं, ये अलग अलग चीजें आपको अलग अलग तरीकों से देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग चीजें जो हैं वो विविधता को दर्शाते हुए सांस्कृतिक प्रभाव को बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है मैकडोनाल्डीकरण। मैकडोनाल्ड का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा, उसका चिकन, बर्गर, पिज्जा वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है? तो मैकडोनाल्ड है कहाँ का? अमेरिका का है। तो ये अमेरिका की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकडोनाल्ड के बारे में,
तो सेकेंड नंबर पे देखिए अमेरिका के बारे में बताया गया है, अमेरिका ही इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न में मतलब इसी कार्टून में अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का विरोध इसमें से किस आधार पे किया जाता है। तो वैश्वीकरण का विरोध, ग्लोबलाइजेशन का विरोध, बहुत सारे आधार हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का विरोध करने के कई सारे फैक्टर हैं जो मतलब वाकई में न्यायोचित है, उचित भी है, जैसे कि बाहर की कंपनियों का आना और देश का स्वदेशी रोजगार ठप हो जाना, हमारे संस्कृति में बदलाव देखने को मिलना, हमारी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलना, अमीरी गरीबी का खाई का बढ़ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। हालांकि मैं इसके उत्तर की तरफ चलता हूं। इसके उत्तर में देखते हैं, वैश्वीकरण का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से आधार है? आर्थिक असमानता, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसमें वृद्धि हो रहा है। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बाहर की कंपनियां हैं, जो विदेशों की कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि अपने देश के अंदर दूसरे देशों के अंदर छोटी छोटी कंपनियों के अंदर कब्जा कर रहे हैं, अपने पांव को फैला रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों में अपने ब्रांचेज को खोल रहे हैं, जिससे स्वदेशी रोजगार ठप होता जा रहा है। संस्कृति की मौलिकता पर बुरा असर इत्यादि। आज हमारे देश की बात कर लो ना, ये आजकल की जो लड़कियां हैं, जो आजकल की ड्रेस हैं, ड्रेस सेंस है, बात करने का तरीका है, सिगरेट दारू का जो तरीका है, क्या ये हमारे भारत की संस्कृति में है? नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये कहां से आया? पश्चिम के देशों से आया, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड से आया। आज हमारे भारत में भी चल रहा है धड़ल्ले से। हम जहाँ रहते हैं वहां पे तो चलो गांव वाला एरिया है तो इतना कुछ दिखता नहीं है, हालांकि एडवांस तो हर जगह की लड़कियां हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कों पे लड़कियां शुरू हैं, सिगरेट वगैरह पी रही है। तो ये मौलिकता पे कहीं ना कहीं अदर संस्कृति पे हमारे यहाँ असर देखने को मिलता है, जो ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है। संस्कृतियों के हेर फेर, अदलाव बदलाव, आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण ही हुआ है। तो इस प्रकार से इस कार्टून को भी आपने समझ लिया। इस कार्टून में भी जितने प्रश्न थे वो आपको मैंने समझा दिया है। अब हम अगले कार्टून में बढ़ते हैं। अगला हमारा फिर कार्टून आधारित प्रश्न है। अब इसमें विदेशी मामले दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस बॉक्स में लिखा हुआ है प्रतिरक्षा संचार के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पटेल है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, भारत के गृह मंत्री, आजाद भारत के गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री, ये सब में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखना है। यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ भी है, ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। अब कौन सा चीज मांग रहे हैं महाराज जी से? तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये क्या था? तो जब रजवाड़ों का विलय होने का समय आया भारत में, तो यही तो वो पत्र था, यही तो वो संधि था, यही तो वो सहमति पत्र था, जिसपे सिग्नेचर करने के बाद ही रजवाड़े भारत के संविधान के अंदर, भारत देश के अंदर विलय होते, जुड़ते। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सहमति का विलय पत्र क्या था? तो यही वो विलय पत्र था जिसके माध्यम से उस समय के 563 रजवाड़े जो थे, उनका विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारत के संविधान के अंदर, भारत देश के अंदर करवाया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे यह वही सहमति पत्र है, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय हेतु सहमति पत्र। जब अंग्रेज जो चले गए तो उस समय तो कई सारी रियासतें थी ना, कई सारे रजवाड़े थे ना, उनको अपने देश के अंदर, भारत के अंदर शामिल करने के लिए जो सहमति पत्र था, उसी सहमति पत्र को हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कि सहमति का विलय पत्र इत्यादि कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, पहले ही मैंने आपको बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, अगर ये प्रधानमंत्री बनते ना तो देश की आज ये हालत नहीं होती। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राज करने की नीति में विदेश को भी, विदेश नीति को भी अपने कंट्रोल में रख लिया, मतलब विदेश मंत्री भी खुद बन गए। उनको घूमने का बड़ा शौक था, वो बाहर के देशों में जाना, घूमना, मन बहलाना, और अपने भारत देश में भी आके मन बहलाना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है। जैसा कि मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जो भी कार्टून आप कर रहे हो उस कार्टून के अंदर ही आपका जवाब होता है। ऐसा ही कुछ हमारे तीसरे प्रश्न में दिख रहा है, भारत सरकार द्वारा राजा से किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की जा रही थी? भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार मतलब सामने जो पटेल जी बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे, वो किन चीजों की मांग कर रहे हैं? राजा से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार के मामलों के बारे में ही
वो हस्तांतरण की बात करें। भाई ये सब दे दो मुझे, इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। सिग्नेचर करो इस पे, किस पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, विलय हो जाओ हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश के अंदर। देखिए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, देशी रियासतों में भारतीय संघ में विलय होने के लिए जो सहमति पत्र था उसी को हम पहले वाले में उत्तर के रूप में देखेंगे। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा है विदेशी मामला, प्रतिरक्षा, संचार जैसे मामला जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जो एक देश के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, उन्हीं विषयों की मांग मणिपुर के राजा से सरकार को सौंपने की जा रही थी। ये जो पीछे की स्लाइड में मैं आपको ये जो राजा दिखा रहा हूं, ये टोपी वाले जो पगड़ी पहने बैठे हैं, ये मणिपुर के राजा हैं। और इन्हीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि ये विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार सब दे दो, ये राष्ट्र के उपयोगी चीजों में से आता है। अब हम अगले कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से हमारे पास एक कार्टून आ गया, इस कार्टून को भी देख लीजिए। अब इस कार्टून में आपको क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति यहाँ पेड़ पे बैठा है। टोपी से आपको याद आ रहा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और जगजीवन राम हैं, महात्मा गांधी भी हैं शायद इधर कहीं बैठे हुए, ठीक है। और ये सब जो है वो मतलब बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। अब नीचे कुछ आदमी हैं, इधर भी कुछ आदमी हैं, एक पेड़ पे बैठा है। अब इस कार्टून को ध्यान से समझिए। एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो अब देखिए भारत में चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत के अंदर चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष बना? 1950 में, 1950 में भारत के अंदर चुनाव आयोग का गठन हुआ था। तो इसके उत्तर को देख लीजिए। पहला हमारा 1950 है, 1950 चुनाव आयोग का गठन भारत के अंदर 1950 में हुआ था। इससे पहले चलते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब इस लोगों को छोड़िए, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत में सबसे पहले चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। सुकुमार सेन, इसके उत्तर को देख लीजिए। ये दूसरा नंबर पे सुकुमार सेन है। अब हम पहले प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। कार्टून में भारी भीड़ क्या दर्शाती है? चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता को चिन्हित कीजिए। तो चुनाव मंच ये है, एक तो जगजीवन राम है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इतना मुंह स्पष्ट तो दिख नहीं रहा, लेकिन टोपी से पता चल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार वहां पे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हैं, मोरारजी देसाई हैं और जगजीवन राम। तो ये प्रमुख लोग उस मंच पे बैठे हुए हैं। एक बार फिर से हम इस कार्टून को देख लेते हैं। ये हमारा चुनाव मंच है, ये यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे इसी चुनाव आयुक्त के लिए मांग कैसे प्रोसेस होगा, कौन वोट लड़ेगा, कौन से पार्टी लड़ेगी, इसी के बारे में दर्शाया गया है। अब हम अगले कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। अगला कार्टून है हमारा, नीचे दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पास ये एक कार्टून है, मतलब एक ये द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो आता है, इसका एक कटआउट लेके चिपका दिया गया है। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, 1971 दिख रहा है, और भी कुछ इंडिया चाइना वार है शायद ये, हाँ इंडो चाइना वार है, हाँ तो मतलब भारत और चीन का युद्ध है, 1971 का समय है। तो अब यहां से हमें अनुमान लगाना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत पाकिस्तान के बीच हुए सन 1965 के युद्ध का अंत किसके हस्तक्षेप से हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, कब? 1965 में। इसमें हस्तक्षेप कौन किया था? तो यूएन ने किया था, यूनाइटेड नेशन ने किया था। इसके उत्तर में देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में किस देश का दौरा किया था? देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ऐसे तो चाइना के बड़े ही क्लोज थे, और आपको पता है कि अभी तो भारत के सपोर्ट में अमेरिका भी खड़ा होता है, लेकिन एक समय था कि भारत के सपोर्ट में अमेरिका बिल्कुल खड़ा नहीं होता था। भारत के दुश्मन देश के साथ खड़ा होता था, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई और अन्य ही देश क्यों ना हो। भारत के साथ अगर कोई खड़ा रहा है कंधे से कंधे मिलाकर, वो है रूस। चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्थिति में भी कि जब अमेरिका ने अपने युद्धपोत उतार दिए, जलपोत उतार दिए भारत के खिलाफ, तब भी रूस ने अपने जलपोत को भेजकर भारत के साथ दोस्ती का मतलब जो समझौता हो रखा है उसका मान रखा था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने जुलाई 1971 में चाइना का दौरा किया था, चीन का दौरा किया था। इसके उत्तर को देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन है चीन। पहले प्रश्न में फिर से बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पे तीसरा है 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने किन दो देशों से सैनिक सहायता की मांग की थी। तो पहला तो अमेरिका से मांगा था, दूसरा ब्रिटेन से मांगा था। अमेरिका से 2 बार सहायता मांगा था, 2 बार चिट्ठी भेजी गई थी हमारे भारत से अमेरिका को कि आप हमें सैन्य सहायता प्रदान कीजिए, मतलब सैनिकों के द्वारा सहायता प्रदान कीजिए, क्योंकि 1962 का जो भारत चीन का युद्ध था ना, उसमें भारत से कई गुना ताकतवर चीन था। उसकी सैन्य शक्ति थी, उसके पास पैसा था, उसके पास खाने पीने का पूरा मतलब व्यवस्था था, वो पूरा व्यवस्थित था। उसके जो सैनिक थे वो युद्ध करने की कला में माहिर थे, लेकिन भारत के पास उस समय कुछ नहीं था। इसलिए ऐसा हुआ कि भारत को दूसरे देश से सेना की सहायता मांगनी पड़ी और भारत के पास से 2 बार चिट्ठी लिखी गई अमेरिका को, ब्रिटेन को सैनिक सहायता देने के लिए, मदद के लिए। तो इसका उत्तर होगा अमेरिका और ब्रिटेन। आगे की स्लाइड में देख लीजिए, अमेरिका और ब्रिटेन इसका सही उत्तर है। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर से है कार्टून आधारित प्रश्न। एक और कार्टून है आया राम गया राम हाय राम। अब देखिए ये बड़ा ही जुमला बहुत अच्छा है, मैंने नोट्स में भी पढ़ाया है, मैंने एमसीक्यू में भी पढ़ाया है। अब ये यहाँ भी आ गया है, इसके ऊपर कार्टून भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं 3 बार रिपीट होने से आपके मन में भी ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेगी, आपको कंटिन्यू इसे याद रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आया राम गया राम हाय राम। अब ये आया राम गया राम क्या है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है। तो उपरोक्त कार्टून में दल बदल को दर्शाया गया है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी में आया, उसको वहां लाभ नहीं मिला, वो दूसरी पार्टी में चला गया, उसको वहां लाभ नहीं मिला, वो तीसरी पार्टी में चला गया, वहां भी लाभ नहीं मिला, तो पहले जहां से छोड़ के गया था वहां पे आ गया। मतलब आया राम गया राम हाय राम। इसी ना गया राम जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, मतलब उस व्यक्ति के नाम पर ये जुमला बन गया आया राम गया राम। तो उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया है? तो अभी हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। दल बदल। दल बदल मतलब वही जो मैंने अभी आपको समझाया, एक पार्टी में फायदा नहीं मिला दूसरे पार्टी में चले गए, दूसरे पार्टी में फायदा नहीं मिला तीसरे पार्टी में चले गए, मतलब अपने पर्सनल फायदे के लिए पार्टियों को बदलना दल बदल कहलाता है। अब हम पहले कार्टून में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो कई सारे आदमी हैं, सब नेताजी सभी हैं, देखिए टोपी लगा के बिल्कुल एकदम नेताजी है, नेताइन है, इधर भी नेता है। दूसरा प्रश्न कहता है यह कार्टून किस विधायक से संबंधित है? तो ये जो कार्टून है ये गया राम, आंसर की तरफ लेके चलते हैं। गया लाल है, सॉरी मैं राम कह रहा था, गया लाल व्यक्ति जो थे वो कुछ ऐसा ही किए थे, मतलब कि इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, उस दल से उस दल, इसलिए इनके ऊपर जुमला ही बन गया आया राम गया राम हाय राम। तो दूसरे का उत्तर होगा गया लाल, याद रखिएगा। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है दल बदल के 2 दोष को बताइए। अगर कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी से जीत के और जनप्रतिनिधित्व का भार संभालता है, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मुखिया बन जाए, कुछ भी बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जनप्रतिनिधि है, तो अब क्या होता है कि अगर वो बार बार दल बदल करता है, एक दल को छोड़ के दूसरे दल को छोड़ के तीसरे दल में जाता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो इससे प्रभाव पड़ते हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे राजनीति के अंदर अस्थिरता आती है, दोष आता है, सरकार गिरने का टेंशन होता है, आर्थिक व्यवस्था पे असर पड़ता है। इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसके उत्तर में देखिए राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि होती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। 2 ही है, क्योंकि आपके ये 2 ही नंबर के प्रश्न हैं, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, मतलब टोटल 4 अंक के प्रश्न होते हैं। अगर ऐसे आप लिखते हो तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे के कार्टून में बढ़ते हैं। तो हम फिर से एक नए कार्टून की तरफ आ गए। अब ये कार्टून देख लीजिए, इसमें क्या है, एक पुरुष इधर है, एक महिला साड़ी पहने इधर है, और एक ये कांग्रेस पार्टी कोई झुका हुआ है, उसको वो गिरा हुआ है, कोई उसको उठा रहा है, कोई उस पर कुछ चला रहा है। ये शायद श्रीमती इंदिरा गांधी तो नहीं है? ये साड़ी समेट के नाक खड़ा करके देखिए देख रहे हैं। तो अब इस कार्टून को तो आप समझ गए। अब इस कार्टून में अगर आप नए बच्चे हो, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप अंदाजा कैसे लगाओगे कि इस कार्टून को बनाना कैसे? तो सबसे पहले पॉइंट में तो आप कांग्रेस को पकड़ लो कि भैया हमें यहाँ पे कांग्रेस मिल गया, और एक व्यक्ति गिरा हुआ है, लेटा हुआ है, और एक व्यक्ति उसको उठा रहा है, और एक व्यक्ति शायद उसके ऊपर कुछ पटक रहा है, और इंदिरा गांधी मुंह देख रही है। तो मतलब एक महिला है, मान लो इंदिरा गांधी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक महिला है। अब हमारे पास ये कार्टून आ गया। अब कह रहा है कि उपरोक्त कार्टून में क्या दर्शाया गया। अब इस कार्टून को देखने से आपको क्या फील हो रहा है कि इसमें क्या दिखाया गया?
इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 1969, क्यों? राष्ट्रपति का चुनाव 1969 याद है, जिसमें कांग्रेस का फूट हो गया था, सिंडिकेट से इंदिरा गांधी का निष्कासन हो गया था। क्यों? क्योंकि सिंडिकेट ने रेड्डी साहब को मनोनीत किया, संजीव रेड्डी, कि भैया हमारे तरफ से ये राष्ट्रपति होंगे। लेकिन एक ही पार्टी में होने के बाद जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बीवी गिरी को राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर दिया और अपने पार्टी में ही उन्होंने दो अलग अलग लोगों को मनोनीत कर दिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि किसी के बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, आप अपने हृदय से वोट करो। और बाद में बीवी गिरी ही राष्ट्रपति भी बन गए और रेड्डी साहब हार गए, तो इससे इनके आपस में फूट पड़ गया। तो यही आपका जो ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कोई किसी को गिरा रहा है, कांग्रेस गिर गया, यहाँ पे इंदिरा गांधी, इसके आगे कोई और है, ये इसको उठा रहा है। तो मतलब उपरोक्त कार्टून में उस समय के राष्ट्रपति चुनाव को दर्शाया गया है। दूसरा पॉइंट कहता है, इस चुनाव में कांग्रेस के अधिकाधिक उम्मीदवार कौन थे? मतलब कि अब उत्तर में चलिए, आधिकारिक यहाँ पे होगा, जो कांग्रेस ने, मतलब सिंडिकेट तो वहां पे मेन था, क्योंकि सिंडिकेट के अंदर ही अतुल्य घोष थे। मतलब मैं अतुल्य घोष का कोई पर्सनल फैन नहीं हूं, बस ये बता रहा हूं कि और भी बहुत सारे नेता थे। तो वहां पे उन्होंने जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कांग्रेस के तरफ से, वो कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। उन्होंने कहा कि भैया इसे राष्ट्रपति बनाएंगे, इसे ही वोट दो। लेकिन फिर इंदिरा गांधी कहा नहीं, वो तो बीवी गिरी को बोले कि इसको सपोर्ट करो। अब एक ही पार्टी से दो दो लोग, तो फूट तो पड़ेगा ही। तो इससे पहले वाले प्रश्न को देखते हैं, इस चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिला? तो इस चुनाव में परिणाम देखने को मिला कि बीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए, इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी से निष्कासन हो गया और कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी खान को कांग्रेस पार्टी से सिंडिकेट वाले बड़े बड़े नेताओं ने निकाल दिया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी खान ने खुद की पार्टी बना ली और फिर वो कांग्रेस से अलग हो गए। फिर कांग्रेस दो पार्टी में विभाजित हो गया। अब हम आगे की कार्टून में देखते हैं। कार्टून पर आधारित प्रश्न फिर से आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, सेव डेमोक्रेसी, ये सेव डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक ही इज ट्राइंग टू समथिंग, क्या है? डेमोक्रेसी क्रिएट ग्रैब पावर। यहाँ पे कुछ नेता हैं, अब ये क्या है? तो ये सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ से जुड़ा हुआ मैंने आपको बात बताया था। किसने कहा था? जेपी नारायण। संपूर्ण आंदोलन किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो थोड़ी सी ट्रिक आपको यूज करना है। सेव डेमोक्रेसी नीचे लिखा हुआ भी है, सॉरी जेपी, मैं मतलब तो ऐसे अपने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है जेपी, मतलब जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति सीधा डायरेक्ट अटैचमेंट है। तो अब यहाँ पे ये सब चीज आपने देख लिया। इन्होंने कहा था कि जनतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है। मतलब ये लोकतंत्र बचाओ का बोर्ड पकड़ा हुआ है, तो नाम तो खुद ही दे रखा है, तो पूछ क्यों रहा है? जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। तो पहले का उत्तर तो यही है। उत्तर देख लेते हैं एक बार, जयप्रकाश नारायण। अब हम फिर से प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, जेपी के किस नेता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया? जेपी को, जयप्रकाश नारायण को किस नेता के लिए प्रस्तुत किया गया? किस नेता से मुख्य रूप से टकराव था? किससे लोहा लिया जा रहा था? तो जयप्रकाश नारायण मुख्य रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी खान के खिलाफ खड़े थे। उनके विकल्प के रूप में जयप्रकाश नारायण को खड़ा किया गया था। उनको हराने के लिए, उनके जबरदस्ती को, इमरजेंसी में किए गए जितने भी अत्याचार थे सबको, मतलब कि उनके लिए इनको लाया गया था। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न कहता है, कार्टून चित्र में दिखाए गए नेताओं के विचार से बैठे हुए व्यक्ति का क्या उद्देश्य है? देखिए, इधर भी कुछ व्यक्ति, इधर भी कुछ व्यक्ति, इधर भी कुछ व्यक्ति, ठीक है। तीनों तरफ अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं तो इनका विचार क्या है? इनका विचार सिर्फ और सिर्फ सत्ता को पाना है, सरकार को बनाना है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पानी है, देश के अंदर सरकार को चलाना है। इसके उत्तर को देख लेते हैं। सत्ता हासिल करना ही इनका मुख्य ध्येय है। एक बार कार्टून को देख लीजिए। कार्टून में यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं सत्ता को पाना चाहते हैं, सरकार के अंदर आना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर से है और ये लास्ट प्रश्न है, कार्टून आधारित प्रश्न। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आप ये समझ लो क्लास 12 के बोर्ड में इससे बाहर का कार्टून का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना है। तो ये हमारे पास देखिए, ये कुछ कठपुतली का खेल चल रहा है। ऊपर दो व्यक्ति मस्त बैठे हुए हैं, नीचे एक व्यक्ति को कठपुतली बना रखा है।
ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को, क्या है कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, अनुमान लगा लीजिए। पहले तो ये समझ में आ गया कठपुतली से जो रिलेटेड कुछ है, तो ऊपर बैठा हुआ है और सरकार में जिसे बैठा रखा है उसे कठपुतली का काम करवा रहा है। मतलब इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, इधर से ये हाथ उठाएगा तो यस सर, इधर से ये हाथ उठाएगा तो यस सर, मतलब यही दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है किस प्रधानमंत्री को कठपुतली के तौर पर दिखाया गया था। इसके उत्तर में चलते हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये एक ऐसे सरकार के लोग थे जिनका नाम अचानक से आ गया था। चंद्रशेखर को लेके इनका मतलब कि कुछ विवाद भी था। जब इनको सभा के अंदर सरकार में लाया जा रहा था तो उस समय चंद्रशेखर जो थे वो भड़क भी गए थे। इस पर एक लंबी सी कहानी बन सकती है, अब मैं पूरे कहानी की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। और चंद्रशेखर जो थे उस सभा को छोड़ के भी चले गए थे, और जितने भी लोगों ने इनका सहमति जताया था उसमें चंद्रशेखर ने खुलेआम उस पार्टी कार्यालय के अंदर बोला था कि मैं इससे असहमत हूं और मैं इस फैसले को नहीं मानता हूं। तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे सरकार के व्यक्ति थे। क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन में मतलब प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कठपुतली के रूप में यूज किया जाता था, जो दूसरे लोग कहते थे वही इनसे करवाया जाता था। दूसरा है लाल कृष्ण आडवाणी और ज्योति बसु का संबंध किस राजनीतिक दल से है, मतलब कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनका संबंध है। एक का तो भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा ज्योति बसु जो है वो सीपीआई एम से थे। याद रखिएगा दोनों एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और ज्योति बसु जो है वो सीपीआई से थे। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्टून चित्र में किस तरह की सरकार दिखाई गई है। इस प्रकार की सरकार का एक गुण और एक अवगुण लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न, एक गुण के लिए एक अवगुण के लिए। उत्तर में चलिए। गठबंधन का सरकार, ऐसा ही अक्सर होता है जब खिचड़ी वाला सरकार होता है ना तो वो कोई फैसला ले ही नहीं पाता। आज जैसे नरेंद्र मोदी जो होता है डंके की चोट पे, भाई हाँ ये करना है तो करना है, क्योंकि इसलिए क्योंकि बहुमत से है भाई। खिचड़ी वाला सरकार थोड़ी ना है, कांग्रेस के साथ मिला हुआ थोड़ी ना, या फिर अन्य पार्टी के साथ, अन्य क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर तो सरकार नहीं बनाया। ये खुद के दम पे सरकार है, तो जो फैसला लेना होगा खुद लेगा। लेकिन अभी जो खिचड़ी वाला सरकार होता है उसमें अलग अलग खिचड़ी में मसाले मिला दिए जाते हैं जिससे सरकार नहीं चल पाती है। तो क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी और सत्ता में साझेदारी का अवसर प्राप्त होने से ऐसे ही कठपुतली जैसी सरकारें चलती है। तो ये तो गुण है। अवगुण में आप लिख सकते हो राष्ट्रीय महत्व के विषयों की तुलना में क्षेत्रीय मुद्दों को अधिक महत्व। अब क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर अगर आप राष्ट्रीय सरकार बनाते हो, बिहार के नेता के साथ मिलकर आप प्रधानमंत्री के लिए संसद का चुनाव करते हो, तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री तो अपना बिहार का पहले फैसला देखेंगे ना। वो कहेंगे कि हमारे यहाँ, उनको देश से क्या मतलब है, वो बिहार से हैं, वो बिहार से मतलब रखेंगे। तो वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय फैसलों के ऊपर ध्यान न देकर क्षेत्रीय फैसलों के ऊपर ध्यान देते हैं। वो अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस तरह से हमारा जितना भी महत्वपूर्ण कार्टून वाले प्रश्न थे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के लिए वो समाप्त हो गया। और ये सारे कार्टून्स इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं कार्टून के अंदर से आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछा जाना है। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।